चार पांच डिजीजेज हैं जो बार 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 रिपीट होती हैं, और बड़ी मजे की, बड़ी आसान, बड़ी मजे की, बड़े सुकून वाला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये उन टॉपिक्स में से है जिनको मैं कहता हूं कि ये अल्लाह लोग टॉपिक हैं। आप लोग इनको एक दिन में भी कर सकते हो, आप लोग इनको 2 दिन में भी कर सकते हो। तो ये बड़े आसान टॉपिक हैं, ये तंग नहीं करते, इनमें कोई बेबहा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बेबहा इनमें परेशानियां नहीं है, टेंशन नहीं है, बड़ा इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो 4-5 लेक्चर्स के अंदर जो है ना ये इजीली जो है ना वो खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर हम स्किन स्टार्ट करेंगे। स्किन के टोटल टोटल 3 लेक्चर्स हैं, 3 या 4 लेक्चर्स हैं मैक्सिमम, जिसमें आपकी स्किन जो है वो कवर हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन है अस्थमा, जो हम पढ़ेंगे। प्रॉफ में बहुत दफा आया हुआ है, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, बड़ा आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सब दुरूद शरीफ पढ़ लें, अपने नाम ठीक कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें सब। डॉक्टर साहब जो नहीं पढ़ने आता अब उसकी मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं वो जब वार्ड्स में जाएंगे ना तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि उन्होंने टाइम जाया किया है कॉलेज के। मैं इससे देखो, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब ये नहीं कहता कि आप लोग कॉलेज के टेस्ट ना दें या आप लोग अपने वार्ड छोड़ दें या आप लोग अपने, लेकिन मैं कहता हूं कि देखो, आप लोगों को जो चीज काम आनी है वो आपका कॉन्सेप्ट काम आना है। सारी जिंदगी आपका आपका कॉन्सेप्ट काम आना है। आप वार्डों में जितने मर्जी रट्टे लगा लो, आप एक दूसरों की नकलें लगा के जितने मर्जी टेस्ट दे लो, वो आपके काम नहीं आने। जो आपकी चीज काम आनी है वो आनी है कि जब पेशेंट आपको दूर से आ रहा हो ना, वो दूर से आ रहा हो और आप देख के उसको बता दो कि इसको क्या मसला। थैंक यू सो मच। देखें, डॉक्टर फायजा कह रही है कि आज एनीमिया के मैंने पीड्स वार्ड में सब आंसर दिए, और इंशाल्लाह आप दोगे, आप हर आंसर दोगे। आप लोग एचओडीज, आप लोग टीचर्स, आप लोग इंशाल्लाह उन सब के क्वेश्चंस के आंसर दोगे। प्रॉब्लम यह है कि अपने आप को ऐसा डॉक्टर बनाना है कि जब कमरे से पेशेंट आपके अंदर एंटर हुआ है ना कमरे में, आप उसको ऊपर से लेके नीचे तक एक लुक दो और आपको पता चल जाए कि इस पेशेंट को ये हो सकता है, ये इस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, ये इस पेशेंट को मसला हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्यारे डॉक्टर साहबान, ठीक है, जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा इजी करें और टेंशन लेना कम करें। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं कि मुझे मुझे पता है कि हमारे बच्चों के अंदर सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम लोग एक दूसरे को करेज नहीं करते, हम इनकरेज नहीं करते और हम फीडबैक नहीं देते। लेकिन मुझे दिल से पता है कि जब आप लोग जाके किसी पेशेंट के सामने, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं ना, आप किसी पेशेंट के सामने जाकर खड़े होगे, आप इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होगे। आपको बाकी बच्चों से अच्छा ही आता होगा और आपको हर चीज की रीजन भी आती होगी, आपको क्लिनिकल पिक्चर भी क्लियर होगी कि कौन क्या है और कौन कैसे है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। मेरी तो आप लोगों के साथ दुआएं हैं डॉक्टर साहबान के, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए और आप सब जिंदगी में जो है वो अच्छे से अच्छा करें। तो इसलिए प्लीज अच्छा पढ़ें, अपने अपने घर वालों का ख्याल करें और ऐसा डॉक्टर बनने की कोशिश करें जिसमें आप लोग जिंदगी में जब किसी के आगे खड़े हो तो आपको हर चीज आती हो। डॉक्टर साहब इसके फौरन बाद ना मैंने M2 और गायनी करवानी है, गायनी ऑब्स। M2 गायनी ऑब्स मैं करवाता हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे, आप लोग नहीं कहते हमने जनाब हमारी टाइमिंग का इशू है, लेकिन मैं तो करवाऊंगा। जो पढ़ना चाहेंगे, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे लेक्चर वो लें जो समझना चाहते हैं, जिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो अब प्रॉफ के लिए नहीं पढ़ने आए, जो अपने कॉन्सेप्ट के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए पढ़ने आए, वो मेरे लेक्चर्स लें। जो रट्टा लगाना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने प्रॉफ के लिए आते हैं, वो बेशक ना लें। ठीक है, और जिन्होंने पढ़ना होता है उन्होंने टाइम निकाल लेना होता है। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहबान रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप मुझसे अगर बुक के बारे में पूछें कि कौन सी बुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बड़ा लाइट करके पढ़ें और आप इसको स्टेप अप से करें। डेविडसन से आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप टॉपिक है ये। ठीक है, तो बड़ा इजी जी, एक ही सेशन होगा, M2 और गायनी के 2 लेक्चर में लिया करूंगा। ठीक है, इजी पीजी सा लेमन स्क्वीजी सा टॉपिक है ये। तो आप लोगों ने बड़े आराम से इजी होके आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और आप लोग इसे स्टेप अप से करें। आज हम पढ़ते हैं अस्थमा, और अस्थमा की हम जो है ना तिया पांचा एक करते हैं कि अस्थमा में क्या होता है। बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा ही जो है ना वो इजी
टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं अस्थमा है क्या। देखें डॉक्टर साहबान, अस्थमा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, और खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक ना चाहे आप में से किसी ना किसी जो है ना वो फैमिली में किसी ना किसी दूर दराज में किसी ना किसी पेशेंट को मे भी कोई अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो या अस्थमा का इशू होता हो, या आप में से भी खुदा ना खास्ता किसी को ये प्रॉब्लम हो। अस्थमा की जब हम बात करते हैं तो हम क्या हमारे जहन में आता है, हम क्या बात करते हैं कि अस्थमा क्या चीज होती है। देखिए ये एक लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज है, ये एक दो दिन की डिजीज नहीं है, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज जिसमें आपके जो डिजीज में आपका जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो आपका एयरवे होता है, जहां से हवा ने गुजरना होता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो नैरो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये ऐसा नहीं है कि ये सारा दिन नैरो रहता है या इन्फ्लेम्ड रहता है, नहीं। अब अस्थमा में कुछ ट्रिगर्स होते हैं, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं। बाज दफा वो ट्रिगर्स एलर्जिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, बाज दफा वो कोई मेडिसिन होती है, बाज दफा वो कोई मौसम होता है, बाज दफा वो कोई इमोशनल ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर की वजह से अचानक से आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो इन्फ्लेम्ड होता है, नैरो होता है, और आपको एक अस्थमैटिक अटैक होता है, और उसके बाद फिर वो जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और वो जो ट्रैक है वो नैरो से दोबारा अपनी जो है ना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और आप ठीक हो जाते हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, जिसमें आपका जो एयरवे है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। जाहिर बात है, जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी आपको खांसी भी आएगी, आपको विजिंग भी होगी, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अस्थमा एक ट्राइएड का नाम है, ट्राइएड, तीन मेन चीजें। कहला पहली क्या चीज है, दैट इज एयरवे इन्फ्लेमेशन। एयरवे इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से। और तीसरी जो है वो रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इन तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो कहता है कि जनाब ये जो अस्थमा है ना वो तीन चीजों के गिर्द घूमता रहता है। पहला है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यह है कि बाज दफा कुछ लोगों के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो इतने ज्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे मिट्टी से एलर्जी है, तो जैसे ही मिट्टी मेरे एयरवे ट्रैक में जाएगी तो मेरा एयरवे ट्रैक उसको एक तो होता है ना रिस्पॉन्स शो करना, नहीं, वो हाइपर रिस्पॉन्स शो करेगा। वो हाइपर रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब कि वो बड़ा बेतहाशा किस्म का रिस्पॉन्स शो करेगा इन्फ्लेमेटोरी, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आपका पूरा का पूरा जो एयरवे ट्रैक है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो नैरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये इन्फ्लेमेशन परमानेंट है? नहीं, ये रिवर्सिबल है। थोड़ी देर के बाद जब आप उस एलर्जन को, जब आप उस ट्रिगर को खत्म करते हैं, या उससे आप दूर चले जाते हैं, या आप उससे बचते हैं, तो ये इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस जो है वो बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है, और आपका जो वो ट्रैक है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, दिस इज अस्थमा। अब वो जो ट्रिगर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं। बाज दफा वो कोई आप एक्सरसाइज से भी हो जाते हैं, किसी मेडिकेशन से भी होते हैं, पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि आपको अस्थमैटिक अटैक कॉज कर सकती हैं। मैं ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी की तरफ नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये देखें, आपका ये नैरो एयरवे है, जिसके नॉर्मल एयरवे है, जिसके अंदर आपका एयरवे जो है वो बिल्कुल ओपन है, कोई आपको मसला नजर नहीं आ रहा। देखो कितना कितना खुला एयरवे है। और अस्थमैटिक एयरवे में देखो कि कैसे ये छोटा हुआ है, तंग हुआ है, कैसे इसका बिल्कुल ल्यूमन एक छोटा सा बना हुआ है। और जब सवेयर किस्म का अस्थमैटिक अटैक होता है तो इसमें पस भी बनना शुरू हो जाता है, म्यूकस, सॉरी पस कह दिया, म्यूकस बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। म्यूकस क्या होता है जनाब? आप सबको पता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो सीडोस्टैटिफाइड्स जो एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम, उससे मिलकर बना हुआ है, और इसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है, जिसको जो सीलिया होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं। ये म्यूकस क्यों होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में? ताकि हवा में मौजूद जितनी भी मट्टी है, जितने भी जो आप लोगों के जो आप लोग सांस लेते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स जा रहे होते हैं, वो उस म्यूकस के साथ जो है ना वो लगते जाते हैं, और एक फिल्टर्ड एयर, एक साफ सुथरी हवा जो है ना वो आपके लंग्स में जाती है, और ये सीलिया आपके इस म्यूकस को मूव करते रहते हैं, और आप इसको आपके जो जीआईटी ट्रैक में ये इनगल्फ होता जाता है। ठीक है,
तो जब जाहिर सी बात है कि जब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो होती है तो साथ इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपके जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल आपका एक जो पहले जो आपका नॉर्मल एयरवे था वो इतना था, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के बाद वो फौरी तौर पे छोटा हो जाता है, और जो अटैक्स, जब कोई हैवी अटैक हो तो इसके अंदर जो है ना वो पस की फॉर्मेशन भी ज्यादा, सॉरी म्यूकस की फॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाती है, और इसमें म्यूकस भी इकट्ठा हो जाता है, और म्यूकस मजीद ब्लॉक कर देता है आपके जो है ना ट्रैक को। ये होता क्यों है, वजह क्या है इसकी, मसला क्या है, मसला कहां पे आता है? तो डॉक्टर साहबान बड़ा आसान आप लोगों को मैं बताता हूं, आप लोगों को ऐसे ऐसे आज अस्थमा याद होगा। देखें होता क्या है डॉक्टर साहब, कि आपको जब भी आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होता है ना, कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होता है, तो आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं आईजीई एंटीबॉडीज। ये हम उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है डस्ट से एलर्जिक, उसको डस्ट से क्या है, एलर्जी है, ठीक है। डस्ट की वजह से उसको ये मसला होता है, डस्ट की वजह से उसको अस्थमा ट्रिगर होता है। होता क्या है कि डस्ट जो है ना, डस्ट से उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या करता है, हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है, नॉर्मल से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स जो है ना वो शो करता है, हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होता है तो वहां पर आईजीई एंटीबॉडीज पड़ी हुई होती हैं, और वो समझती हैं कि जनाब ये बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। वो फौरी तौर पे इनको पकड़ती हैं, पकड़ के इनको जाके मास्ट सेल्स के साथ लगा देती हैं। मास्ट सेल्स क्या करते हैं, मास्ट सेल जैसे ही इनके साथ आईजीई एंटीबॉडीज आकर अटैच होती हैं, तो ये मास्ट सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में, हैवी अमाउंट में मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। वो मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, दैट आर ल्यूकोट्राइन्स, दैट एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामीन और आपके ग्रोथ फैक्टर्स। इससे क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, म्यूकस भी बढ़ रहा है, और ल्यूकोट्राइन्स जो फैक्टर्स हैं वो और आईजी एंटीबॉडीज को और मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आओ यहां पर कुछ हो गया है। वो आकर और जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, और ये सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाती है जब तक आप इसे ट्रीट नहीं करते या आप उस एलर्जन को आप लोग रिमूव नहीं करते। ये बात क्लियर हुई है? ये आप लोगों ने पैथोलॉजी में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पैथोलॉजी में भी पढ़ा था, आप लोगों ने इसको फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था, ठीक है। कि आपका एक एंटीजन आया, एंटीजन ने आकर आपके एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट किया, एंटीबॉडी ने मास्ट सेल्स के साथ इंटरेक्ट किया, और मास्ट सेल्स जो है ना वो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स रिलीज किए, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, आपके हिस्टामीन्स थी, जिन्होंने एक हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो की, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड अमाउंट में आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, जिसकी वजह से आपका एयरवे जो है वो हो गया, बिल्कुल तंग हो गया, और वहां पर म्यूकस की फॉर्मेशन भी बढ़ गई। क्लियर है बात डॉक्टर साहब? जरा बोल लो भाई, रोटी खा के बैठे होते हो यार इस टाइम तो आप लोग, मैंने खाना नहीं खाया हुआ, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी समझ आई क्या हुआ, एलर्जेंस क्या करते हैं, एलर्जेंस आके आईजी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं, और आईजी एंटीबॉडीज जाके मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, मास्ट सेल्स डिफरेंट मीडिएटर्स आपके जो आपका जो आपका एयरवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह बनते हैं, और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, और साथ में म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो नैरो कर जाता है, और उसमें म्यूकस जो है वो भर जाता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है डॉक्टर साहबान? तो अब देखना यह है कि ऐसा पेशेंट क्या करता है, ऐसा पेशेंट किस तरह से आएगा, अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम इस पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर देखें तो हमें ये कैसा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तरतीब वाइज चलते हैं। पेशेंट आया है अस्थमा का, क्लिनिकली वो हमें कैसा दिखेगा? सबसे पहला, क्या उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही होगी, सांस लेने में मसला हो रहा होगा? बताएं, आप लोग बताएं, ठीक है। एयरवे नैरो हो गया ना, एयरवे नैरो हो गया,
ठीक है, जो उसका पाइप था जहां से पहले हवा गुजर रही थी वो पाइप तंग हो गया, तो सांस लेने में बड़ा मसला हो रहा होगा, सांस लेने में बड़ा इशू हो रहा होगा, ठीक है। साथ में म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से और तंग हो गया और प्रॉपर उसका सांस नहीं उसे लिया जा रहा, और जब सांस नहीं लिया जा रहा तो इट मींस ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल रही। उस शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में जब उसको अस्थमैटिक अटैक हुआ है, आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और पेशेंट का सांस ऐसा लगेगा जैसे उखड़ रहा है, यानी कि वो बड़ा एक उखड़ता टाइप सांस लेकर आएगा, बड़ा सांस में उसको बड़ी दुश्वारी हो रही होगी, जिसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सोब। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट आएगा, उखड़ते हुए सांस के साथ आएगा, कि उसका सांस प्रॉपर वो नहीं ले पा रहा, सांस सही तरीके से वो नहीं ले पा रहा, ठीक है। पहला उसका जो फीचर आपको देखने को मिलेगा दैट इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में उसको इशू हो रहा होगा, वो सांस प्रॉपरली अपना नहीं ले पा रहा होगा, ठीक है। दूसरा इशू मुझे बताएं डॉक्टर साहब, क्या बात है आज बहुत कम आप लोग इंटरेक्ट करें, बाकी सबने खाना नहीं खाया हुआ या क्या इशू है, मैं तो चुप कर जाऊं। 10-15 बच्चे हैं जो डेली मेरे साथ, बड़ा आयशा है, आमना है, ये लोग बड़ा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग पता नहीं कहाँ गायब होते हो, ठीक है। अच्छा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पहली चीज। दूसरा, जब आप की किसी भी एक ऑब्स्ट्रक्टेड पाथवे में से जब हवा गुजरती है तो आपको पता है कि एक विजलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, विजलिंग टाइप एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो पेशेंट जो है ना वो विज के साथ आएगा, कि विज एक साउंड है जो कि आपको जब तक आप सुनेंगे नहीं ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो विजिंग के साथ पेशेंट जो आएगा वो विजिंग के साथ आएगा, विजिंग साउंड के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हो जाएगी उसकी, क्या उसके जो मसल्स होंगे, जो उसकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, सब कोस्टल उसके जो मसल्स हैं, वो कैसे आपको देखने को मिलेंगे। वो सब कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे होंगे बताएं, वो ज्यादा टाइट होंगे या रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे, वो टाइट कंडीशन में होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, टाइट कंडीशन के साथ वो पेशेंट आपके साथ मसल्स के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जब म्यूकस उसका सही तरह से रिलीज नहीं हो रहा तो क्या पेशेंट खांसी भी साथ कर रहा होगा, क्योंकि म्यूकस उसको बार बार इरिटेट कर रहा होगा, आपके जो लेरेंजियल म्यूकोजा है उसको, तो आपको जो है ना वो कफ रिफ्लेक्स हो रहा होगा, ऐसा पेशेंट आपके साथ कफ के साथ भी आएगा, ठीक है। तो चेस्ट टाइटनेस भी हो रही होगी, ठीक है, मसल्स आपके जो है वो टाइट हुए हैं, कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में। कफ, अच्छा, अब कफ जो है ये इसमें आप लोग पहले इसमें आप लोग इसको याद रखें कि इसमें ड्राई कफ होती है, लेकिन बहुत सवेयर कंडीशंस के अंदर आपको इसमें साथ में म्यूकस भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कफ हो रही होती है, साथ में चेस्ट टाइटनेस है, विजिंग है, और पेशेंट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको देखने को मिल रही थी इसके साथ, क्लियर, जो पेशेंट आपके पास आया है। लेकिन मुझे बताएं कि इसमें सबसे पहले डॉक्टर साहब चेस्ट टाइट है, उसकी शॉर्ट, सांस नहीं लिया जा रहा उससे प्रॉपर, तो उसके इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, रिलैक्स्ड में होंगे, वो सांस ले रहा है, सांस लेने में उसको इश्यू हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स उसके काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सांस। अच्छा, अब देखें जरा, एक मुझे बात बताएं यहां पर, एक और बात मुझे बताएं यहां पर, कि इस पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स है या इसके हिस्ट्रिकल पॉइंट है, इसका क्लिनिकल फीचर है या इसकी हिस्टोरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेशेंट में है इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में एलर्जन तलाश करें, एलर्जन तलाश करें कि एलर्जन कौन सा है। ये सारा का जो अटैक है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जो चेस्ट टाइटनेस है, जो कफ है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी कहां से आ रही है, ठीक है, वो कहां से आ रही है, किस जगह से आ रही है। क्या आपको कोई एलर्जन है, कोई मेडिसिन खाने के बाद ऐसा हो रहा है, मट्टी के साथ कोई ऐसा हो रहा है, कोई आप एनिमल को उठाते हैं उसके बाद कोई ऐसा हो रहा है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जो आपको देखने को मिल रही होती है, सही है। अच्छा जी, अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे वाइवे के अंदर, कि रात को अस्थमा का अटैक ज्यादा क्यों होता है, दिन के टाइम इतना ज्यादा क्यों नहीं होता, रात को अस्थमा का अटैक क्यों होता है। आप सबको पता होगा, आप लोगों ने
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पड़ा हुआ है, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। आपको पता है कि रात को आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पहले ही आपके जो ब्रोंकाई होते हैं, जो आपका एयरवे होता है, उसका डायमीटर क्या हुआ होता है, छोटा हुआ होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई होती है। पहला पॉइंट कि रात को आप, क्योंकि आप जो इजी कंडीशन में होते हैं, सोने की रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। दूसरा, आपका पोस्चर जो होता है ना, वो रात को ज्यादातर सुपाइन पोस्चर होता है, जिसमें आपका म्यूकस सही तरह से ड्रेन नहीं कर रहा होता। एक तो म्यूकस ड्रेन नहीं कर रहा, आप सोए हुए हो, दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर अस्थमा का अटैक हो जाए तो वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो म्यूकस इकट्ठा हुआ है, म्यूकस सही तरह से ड्रेन नहीं हो रहा होता, और दूसरा जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है ना वो आपको हो रही होती है ऑलरेडी। ठीक है, और भी इसकी रीजंस हैं, लेकिन आपको ये एक दो पता हो तो वो इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी डायग्नोसिस की तरफ जाएं, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका टेस्ट है डॉक्टर साहबान, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। आप लोगों ने याद हो, आपको अगर आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा हो कि वो एक आप लोग एक टेस्ट करते थे, स्पायरोमीट्री जिसे हम कहते हैं, स्पायरोग्राम आप बनाते थे और उसमें आप सांस लेते थे, और एक स्पायरोग्राम जिसमें आप लोग फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये सारी चीजें निकालते थे। मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट, इस पेशेंट का, अस्थमा के पेशेंट का फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? कि जब हम बहुत तेजी से एक्सपायरेशन करें, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, तो हवा जो है वो ज्यादा हमारे मुंह से बाहर निकलती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अस्थमा के पेशेंट में जहां पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, क्या हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा के हवा ज्यादा बाहर निकलेगी या कम निकलेगी? कम निकलेगी ना। अगर नॉर्मल पेशेंट में 100 हवा बाहर निकल रही है, तो अस्थमा के पेशेंट में फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितनी आ रही होगी? 50 बाहर आ रही होगी। क्योंकि क्योंकि उसकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है। तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होगा? इसमें डिक्रीज हुआ होगा। अच्छा, इसको पता कराने का एक और तरीका होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट को मैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर दे दूं, कोई ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर दे दूं, तो कंडीशन मजीद वर्स होगी या ठीक होगी? कोई ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर दे दूं तो कंडीशन और क्या हो जाएगी? वर्स हो जाएगी, और खराब हो जाएगी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और कम हो जाएगा। और अगर ऐसे पेशेंट को मैं कोई ब्रोंको डायलेटर दे दूं, जैसे जैसे जो है वो एलोब्यूटेरोल है, कोई ब्रोंको डायलेटर दे दूं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? इंप्रूव होगी। तो ये भी एक निशानी होती है अस्थमा के पेशेंट की, कि ब्रोंको डायलेटर देने से वो ठीक होते हैं, पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है वो इंप्रूव होती है, गुड होती है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बेटर होता है, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देने से फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वर्स होता है। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? क्या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से मैं बिल्कुल क्लियर हूं? यहां तक बात क्लियर है कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हुआ? क्यों कम हुआ? क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, म्यूकस एक्युमुलेशन हुई हुई है। अगर ऐसे पेशेंट को हम कोई ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर देंगे तो कंडीशन और वर्स हो जाएगी, और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर ऐसे पेशेंट को हम ब्रोंको डायलेटर देंगे तो ऐसे पेशेंट का जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये टेस्ट करवाते हैं जो अस्थमा के लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर हुसनैन, उनका हम ये टेस्ट करवाते हैं। ये बड़ा बेसिक टेस्ट है और ये हमें करवाना पड़ता है। इससे एक तो हमें क्लैरिटी हो जाती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इससे पता चल सके। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास दूसरा टेस्ट होता है पीक फ्लो, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इसमें भी हम लोगों को फ्लो का, एयर फ्लो का अंदाजा होता है। जी जी, स्पायरोमीट्री एयर फ्लो का अंदाजा होता है। ठीक है, एयर फ्लो का अंदाजा होता है कि एयर फ्लो क्या कितना है, यानी कि आप लोग एक्सपायरेशन के दौरान जो हवा बाहर निकली है उसका फ्लो कैसा है। ठीक है, फ्लो कैसा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पता कराते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम चेक करते हैं एक्सपायरेशन में। ठीक है, अच्छा जी, तो दूसरा आपका जो है वो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट टेस्ट होता है, जो हम लोग जिसमें हवा का हम फ्लो चेक करते हैं।
ठीक है। और थर्ड टेस्ट होता है ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट। ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट अलर्जेंस को यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट अलर्जेंस को यूज करके, सही है, उससे हमें ये पता, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखें, इसमें हम पेशेंट को खुद प्रोवोक करते हैं। मतलब कि एक पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब कैसे चेक करते हैं? स्पायरोमीट्री से चेक करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ा हुआ? इसमें हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया, आपको लगता है कि इसको अस्थमा है, और आपको हिस्ट्री में ये फील हुआ कि ये मिट्टी की वजह से इसको अस्थमा है, या फलानी ड्रग की वजह से इसको हम अस्थमा है। तो हम क्या करते हैं कि वो ड्रग या वो अलर्जन थोड़ी सी क्वांटिटी में उस पेशेंट को जो है ना वो इनहेल करवाते हैं और उसको खुद प्रोवोक करते हैं, जिससे हमें ये उसकी सेंसिटिविटी का पता चल सके, अलर्जन का पता चल सके। ये नहीं कि आप मुट्ठी भर के उसके नाक के अंदर सारी मिट्टी डाल देते हैं, नहीं, बहुत एक मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर हम लोग प्रोवोक करवाते हैं, जिससे हमें सेंसिटिविटी का पता चलता है। लेकिन अगेन ये रूटीन टेस्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा जो लॉन्ग टर्म अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि फॉर एग्जांपल इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक पेशेंट कितने मट्टी वाले एरिया में जा सकता है। फॉर एग्जांपल पहले उसने उसको एक चुटकी मट्टी की दी, चुटकी मट्टी से उसको प्रोवोक नहीं हुआ वो, ठीक है। उसके बाद 2 चुटकियां दी, 2 चुटकियों से भी प्रोवोक नहीं हुआ, 3 चुटकियां दी, 3 चुटकियों से वो प्रोवोक हो गया। तो हमें ये अंदाजा हो गया कि अगर किसी ऐसी जगह पर ये जाए जहां पर कोई थोड़ी बहुत मट्टी हो तो वहां इसको इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे जाता है जहां मट्टी बहुत ज्यादा है तो वहां पर इसको जो है ना वो करेक्ट करवाएंगे हम लोग, जो है ना प्रोवोकेशन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा रूटीन टेस्ट नहीं है, हम लोग इसको नहीं करवाते क्योंकि बास डॉक्टर्स को, बास लोगों को इसका नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी का नहीं पता होता, तो उल्टा उसको सेवियर अस्थमैटिक अटैक करवा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये टेस्ट जरूर है, पहले होता आया है, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद आपके एबीजीज हैं, आपको ब्लड गैसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड गैसेस में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी, आपकी जो हाइपोकार्बिया आपको रहा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है। इससे आपको अंदाजा होता है कि आपका जो अस्थमैटिक अटैक है वो किस हद तक वर्स होता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टेस्ट। इसी तरह स्पूटम का हम कल्चर करवाते हैं कि कहीं पर कोई साथ में कोई एडिशनल पैथोलॉजी तो नहीं स्टार्ट हो गई। चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर सीबीसी लिखा हुआ है, सीबीसी का क्या रोल हो सकता है इसके अंदर? सीबीसी का क्या रोल हो सकता है, कोई बताएगा? ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसके अंदर आपके जो इयोसिनोफिल्स हैं वो इंक्रीज हुए हुए होते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं इयोसिनोफिल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हुए हुए होते हैं। एलर्जिक डिजीज है ना। अच्छा जी, तो ये आपके पास कुछ चीजें आ गई जो हमने देखी। यहां तक बात क्लियर है? हमने पहले इसकी क्लिनिकल पिक्चर चेक की, नहीं आईजीई का लेवल हम नहीं चेक करते डॉक्टर साहब, ज्यादातर हम इयोसिनोफिल्स को देखते हैं, ठीक है। आईजीई का लेवल तो ऐसे आएगा भी नहीं ना। तो हमने पहले क्लिनिकल पिक्चर देखी, फिर हमने इसके डिफरेंट टेस्ट को देखा, अब मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा यहां पर क्लियर करें कि क्या हुआ हमारे पास मैनेजमेंट में, क्या हुआ, हम कहां पर चीजों को रोक सकते हैं, हम कहां पर चीजों को रोक सकते हैं, हमारे पास कौन सी मैनेजमेंट है जो हम दे सकते हैं। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि सबसे पहला आप उस चीज को ही ना होने दें जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, मतलब आप एक्सपोजर को प्रिवेंट करें। हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, वैसे हम डिस्कस करते हैं, आप लोग कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें कि हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप एक्सपोजर को प्रिवेंट करें, आप एलर्जन को एक्सपोज ही ना होने दें, एक्सपोजर को प्रिवेंट करें, आप एलर्जन को एक्सपोज ही ना होने दें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है, पहले तो हमने एक्सपोजर को प्रिवेंट कर दिया, दूसरी चीज हमारे पास क्या हो सकती है? अब देखो, डस्ट तो हमारे अंदर चली गई, ठीक है, डस्ट, हमने एक्सपोजर को प्रिवेंट नहीं किया, डस्ट हमारे अंदर चली गई, तो डस्ट ने सबसे पहले जाकर किसको एक्टिवेट करना है? डस्ट ने सबसे पहले जाकर किसके साथ लगना है? आईजीई एंटीबॉडीज के साथ। हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जो आईजीई एंटीबॉडीज के साथ इसको ना लगने दे। दूसरा हमारे पास एक मेथड ये भी हो सकता है अस्थमा को रोकने का। तीसरा ये हो सकता है कि आईजीई एंटीबॉडीज ने जाकर किसके साथ लगना होता है? मास्ट सेल्स के साथ,
और मास्ट सेल्स जो है वो रप्चर होते हैं। तो हम कोई ऐसी ड्रग भी दे सकते हैं कि मास्ट सेल्स जो है ना वो ही रप्चर ना हो, मास्ट सेल्स एक्टिवेट ही ना हो। हम मास्ट सेल्स को एक्टिवेट को भी रोक सकते हैं, ठीक है। और हम क्या दे सकते हैं, हम कोई ऐसी ड्रग भी दे सकते हैं कि ठीक है भाई एक्सपोज भी हो गया, आईजी एंटीबॉडी भी साथ भी लग गया, मास्ट सेल भी एक्टिवेट हो गया, मीडिएटर्स भी रिलीज हो गए, हम उसके मीडिएटर्स को जो है ना वो रोक दें, उसके मीडिएटर्स ना काम कर सके, मीडिएटर्स को एंटागोनिस्ट कर दें, ठीक है, मीडिएटर्स को रोक दें। नहीं जनाब, हमने मीडिएटर्स को भी नहीं रोका, एक्सपोज भी हो गया, आईजी एंटीबॉडी के साथ भी लग गया, मास्ट सेल एक्टिवेट भी हो गया, मीडिएटर्स भी रिलीज हो गए, लेकिन हम मीडिएटर्स का जो रिस्पॉन्स है उसे रिवर्स कर दें। मीडिएटर्स क्या करवा रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। हम क्या करवा दें, हम करवा दें ब्रोंकोडाइलेशन, हम क्या करवा दें ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। अच्छा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम मीडिएटर्स को प्रॉपर रिलीज ही ना होने दें। मीडिएटर्स की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को भी तो कम कर सकते हैं ना, इम्यून सिस्टम को भी तो, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी तो कम कर सकते हैं ना, इम्यून सिस्टम की जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है उसको भी तो हम कम कर सकते हैं ना डॉक्टर साहब। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू हम लोग इनको रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी कि किन किन जगहों पे हम इन्हें पकड़ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब इसको एंटीजन के लेवल पे पकड़ सकते हैं, हम इसको एंटीजन को ही ना हम अंदर आने दें। हम इसको आईजीई और एंटीबॉडी के लेवल पे पकड़ सकते हैं कि हम इसको आईजी एंटीबॉडी को ही ना लगने दें। हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दे सकते हैं कि मास्ट सेल को एक्टिवेट ही ना होने दें। हम ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज यानी कि ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस ही ना होने दें। इम्यून जो आपके पास जो इम्यूनिटी है उसको वीक कर दें, स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। आप जो रिसेप्टर्स हैं उनके एंटागोनिस्ट दे सकते हैं कि रिलीज तो हो जाए ल्यूकोट्राइन्स, लेकिन वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट ही ना कर पाए। आप ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हमने एंटीबॉडी भी अंदर घुसा दी, हमने उनका इंटरेक्शन भी करवा दिया, हमने मास्ट सेल भी स्टेबलाइज करा दिए, हमने उसको रिसेप्टर्स के साथ जाके इंटरेक्शन भी करा दिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करा दी। हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिवर्स करने के लिए हम उसकी जगह पर उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देयर आर डिफरेंट मेथड्स, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हर पेशेंट को हम ये सारी ड्रग्स नहीं दे सकते। तो हमारे पास बेस्ट मेथड कौन सा है? तो डॉक्टर साहब हम लोग क्या करते हैं, हमने अस्थमा की एक स्टेप वाइज अप्रोच रखी हुई है। हम उसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया कि आप लोगों ने स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। तो स्टेप वाइज अप्रोच हमने बना दी। स्टेप वाइज अप्रोच में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेते हैं वो हम लेते हैं ब्रोंकोडाइलेटर से। क्यों? एक तो सस्ते हैं, बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, हर कोई यूज कर सकता है और बड़े इफेक्टिव हैं। तो लो जो छोटे मोटे अटैक्स होते हैं उनके लिए ये बड़े कारआमद साबित होते हैं, बड़ा इजीली आप इनको मैनेज कर सकते हो। अगर वो पेशेंट ब्रोंकोडाइलेटर्स के बाद भी उसको नहीं काम उसका चल रहा, तो फिर हम साथ में लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो यूज करते हैं। अगर इसके बावजूद भी काम नहीं चल रहा तो थर्ड स्टेप में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के जगह लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को ऐड कर देते हैं और साथ में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ऐड कर देते हैं। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स को साथ ऐड कर देते हैं। स्टेप 5 में मतलब कि ब्रोंकोडाइलेटर्स भी काम नहीं कर रहे, स्टेरॉइड्स भी काम नहीं कर रहे, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स भी काम नहीं कर रहे, तो फिर हम एंटी आईजीई ट्रीटमेंट करते हैं जो कि बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है और बहुत एक्सपेंसिव है। हर कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो एट द एंड आखिरी जो हमारे पास हरबा होता है वो एंटी आईजी ट्रीटमेंट होता है। कोई आपसे ये सवाल करे कि क्या अस्थमा ठीक हो सकता है? डॉक्टर साहब अस्थमा ठीक नहीं हो सकता। अस्थमा आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज है जो आपने जब तक आप जिंदा है ना तब तक चलनी है। आप इसको ठीक, आप इसके सिम्टम्स को रोक सकते हैं, आप इसकी सेवेरिटी को रोक सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। It is a controllable disease. It is a modifiable disease. You can control the severity of symptoms. You can control
एवरीथिंग एक्सेप्ट कि आप इसे खत्म नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि ये खत्म हो जाए। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आईसीएस है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये हमने आपने प्रॉफ में भी आपने सेम ऐसे लिखना है, अगर आपने नंबर लेने हैं आपको बड़े लिखा होता है डिटेल में, आप लोग इस तरह से प्रॉफ में प्रॉपर तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल इरेडिकेट इस सूरत में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको पोलन से एलर्जी है, पोलन के करीब ना आ जाए, क्योंकि बाज दफा डॉक्टर स्टेप डाउन थेरेपी ये होती है कि आपने स्टीरॉइड्स को हमेशा लोअर डोज से स्टार्ट करके फिर हायर डोज पे ले जाना होता है, और फिर जब आप इसे खत्म करते हैं तो फिर हायर डोज से लोअर डोज की तरफ लेकर आना होता है। अचानक से हम ना स्टीरॉइड को खत्म करते हैं, ना अचानक से हम स्टीरॉइड को शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों को ये देखें, ये एक डेविडसन का टेबल है जो सेम जो मैंने आपको ऊपर समझाया है, हाँ टेपरिंग ऑफ जो मैंने आपको समझाया ना ऊपर, सेम ऊपर जो मैंने आपको ये स्टेप्स लिख के दिखाए हुए हैं, ये इस पूरे टेबल की ना आसान सी फॉर्म है। यानी कि इस टेबल में भी देखें वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप जो है उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, फिर लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, फिर ऐड ऑन कर देते हैं ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स दे देते हैं, इसी तरह फिर ऐड करते जाते हैं आईजी एंटीबॉडीज तक। तो आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने डॉक्टर साहब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ही करवाते हैं, हम इंस्पायरेटरी नहीं करवाते। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से ही हमें पता चलता है कि कितनी एयर बाहर नहीं आ रही। हमारा कंसर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है, इंस्पायरेशन में तो एयर अंदर जा रही है, ठीक है। तो हमने एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को लेना होता है, उससे हमें अंदाजा होता है, क्योंकि हवा जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन से हमें पता चलता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है ये। इट इज नॉट इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के अंदर हम लोग फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम चेक करते हैं, क्योंकि आपको जो एयर का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमें बड़ा पता चलता है कि इसकी ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है। इंस्पायरेशन में हम ऑब्स्ट्रक्शन का अंदाजा इतना नहीं लगा सकते जितना हम लोग एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से लगाते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कितनी है। एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होती है? बात क्लियर हुई? हमें इसकी स्टेप वाइज अप्रोच पता चली। अच्छा, एक होता है एक्यूट अटैक, ये तो हो गया जो आपके पास नॉर्मल। एक आपका एक्यूट अस्थमैटिक सवेयर अटैक होता है, उसकी ट्रीटमेंट आपकी डेविडसन में दी हुई है, और उसमें ये आपके प्रॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है कि एक्यूट सवेयर अस्थमा के, जिसको हम स्टेटस अस्थमैटिकस भी कहते हैं, उसके आप लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स लिखें कौन कौन से होते हैं और किस बेसिस के ऊपर हम उसे एक्यूट सवेयर अस्थमा कहते हैं। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। देखो मैं आपको बड़े आसानी से बताता हूँ। लाइफ थ्रेटनिंग फीचर क्या हो सकते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाएगा? साइनोसिस। यानी कि एक पेशेंट है, वो आपके पास आया है, उसको बड़ा सवेयर किस्म का अस्थमैटिक अटैक हुआ है, उसकी सवेयर ऑक्सीजन ड्रॉप हुई है। जब ऑक्सीजन ड्रॉप हुई है तो वो पेशेंट कैसी पल्स के, फीबल पल्स के साथ आएगा, हाइपोटेंशन के साथ आएगा, एग्जॉस्टेड आएगा, कोमा की सूरत में भी आ सकता है, साइनोसिस, सारा का सारा नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके जो एबीजीज है वो डाउन कर जाएंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है कि आप उसके लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स को आप साइनोसिस, हाइपोटेंशन, एग्जॉशन, कोमा के साथ पेशेंट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई होगी, ऑक्सीजन कम हुई हुई होगी, तो ये आपको सारी चीजें आपने याद करना है। टेबल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर पे वाइवा में बहुत सुनते हैं, वाइवा में बहुत सुनते हैं, ठीक है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, डॉक्टर साहब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, ठीक है। और इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है स्टेटस अस्थमैटिक्स की? इसमें हम फौरी तौर पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, हम फौरी तौर पे पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, हाई डोज ऑफ इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, निबुलाइज स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हम हाई डोज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, साथ में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं, आईवी मैग्नीशियम देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, डिस्चार्ज, रिकवरी, उसके बाद डिस्चार्ज। मतलब कि ये स्टेटस अस्थमैटिक्स की आपकी ट्रीटमेंट है, जिसको आप लोगों ने याद करना है। अस्थमा के साथ ही छोटा सा टॉपिक है, आपके प्रॉफ में अक्सर आता है, और आपको प्रॉफ में ना भी है तो वाइवे में बहुत सुना जाता है, वाइवे में इसको बहुत ज्यादा सुनते हैं कि बताओ जनाब अस्थमा की लाइफ थ्रेटनिंग कुछ 4-5 कंडीशंस के नाम बताओ, लाइफ थ्रेटनिंग साइंस के नाम बताओ, ठीक है। क्लियर हुई बात? डॉक्टर साहब इसमें हाइपर वेंटिलेशन के बजाय इसमें एग्जॉशन होना शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन तब हो जब आप हाइपर वेंटिलेट शुरू में तो कर रहे हैं,
लेकिन आपका तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, हवा तो बाहर जा ही नहीं रही, तो सांस आपका बजाय इसके के सही तरीके से हाइपर वेंटिलेट कर रहा हो, आपकी सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आप बहुत तेजी से और उखड़ा उखड़ा सांस ले रहे होते हैं, ऐसे करके आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा होता है। ठीक है, तो आप अस्थमा मैंने बताया कि आप स्टेप अप से कर सकते हैं डॉक्टर साहब। यहां तक क्लियर है? और कोई क्वेश्चन आपका हो? कल हम लोगों ने सीओपीडी पढ़ना है। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं। कल आप हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला सीओपीडी पढ़ना है। डॉक्टर साहब पानी भर जाना दैट इज अ डिफरेंट डिजीज, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई करना चाहता है डेविडसन से तो कर ले डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैंने तो आपको बेस्ट और इजी बताया है। म्यूकस पानी भर जाता नहीं डॉक्टर साहब, म्यूकस का पानी से क्या ताल्लुक है? म्यूकस और चीज है। डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया कि अर्ली फेजेस में आप में इसमें ड्राई कफ होती है, और फिर उसके बाद आपको जब जैसे जैसे अस्थमा बढ़ता है, जाहिर बात है फिर आपको म्यूकस साथ में आता है उसके। हाँ जी, ऑक्सीजन लगाएंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन कर जाएगी। जब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जब आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन रिमूव नहीं, ऑक्सीजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रही, ऑक्सीजन आपकी इन नहीं हो रही, ठीक है, तो प्रॉब्लम करेंगे ना आपके लिए। तो फिर उसमें आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर गई है, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन इंक्रीज कर गई है, क्योंकि ऑक्सीजन ना प्रॉपर अंदर आ पा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर बाहर जा नहीं पा रही, आपका जो एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं हो रही, तो आपको फिर जो स्टेटस अस्थमैटिक्स के पेशेंट है उनमें फौरी तौर पे ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आप स्टेप वाइज अप्रोच लिखिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। कल हम जो है ना वो सीओपीडी पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग ग्रुप में डिस्कस करें।